नमस्कार, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तुलिका दीक्षित। आज का मुद्दा में पहले से ही तमाम तरह के अपराधों का दंश झेल रहा यूपी अब गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है। जहां देखो फायरिंग, जहां देखो दबंगई। सपा की सरकार बनने के बाद इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है, लेकिन सूबे के मुखिया को उत्तम प्रदेश बनाने में इतना व्यस्त हैं कि इस ओर उनकी नजर ही नहीं पड़ रही है। सूबे में गोलियों का साम्राज्य है। यूपी में इन दिनों बात बात पर तमंचे का लहराना आम बात है। चाहे वो छोटा मोटा विवाद हो या फिर कोई छोटी सी घटना, गोली का चलना और पिस्टल का लहराना सूबे के लिए आम बात है। कभी आपसी विवाद में तो कभी सत्ता संघर्ष में, चौक चौराहे पर या फिर गांव में गोलियों की लीला कहीं भी देखी जा सकती है। आखिर ये तमंचे और इन गोलियों की आमद कहां से हो रही है, जो आए दिन किसी न किसी की जान ले लेते हैं। ये तस्वीर है अजीतमल ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के मतदान केंद्र की। यहाँ बाहें चढ़ चुकी हैं, हाथ एक दूसरे पर चल रहे हैं। चले भी क्यों ना, कुर्सी हथियाने का जो मामला है। ये वही लोग हैं जो कुर्सी हासिल करने के बाद ब्लॉक के नीति नियंता बनेंगे, ब्लॉक की विकास योजनाओं को तय करेंगे। मतदान केंद्र पर पुलिस बल की नियुक्ति भी थी, सारी सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन कुर्सी के लालच ने दोनों प्रत्याशियों को आमने सामने ला खड़ा किया। ब्लॉक के वर्चस्व की लड़ाई मतदान केंद्र में भी चली और अपनी ताकत की नुमाइश के लिए बंदूकें भी गरजी। सवाल उठता है कि आखिर कहां है प्रशासन। मतदान केंद्र पर खुलेआम चली इस गुंडई का जिम्मेवार कौन है। आखिर इस मामले में अधिकारियों का क्या कहना है, जरा सुनिए। 16 सदस्य आ गए थे, एक सदस्य महिला सदस्य उसमें फर्जी थी। इस बात को लेके दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। उस महिला को बाहर पुलिस द्वारा निकाल दिया गया। उसके बाद एक महिला पर और आपत्ति आ गई, उस पर फिर कहासुनी हुई और उसने जो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी अनीता, उसने रजिस्टर फाड़ दिया और इसी पे दोनों पक्षों में तनातनी हुई और दोनों पक्ष बाहर निकले। मामला दो महिलाओं के ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी हथियाने को लेकर चल रहा है। दोनों में समानता ये है कि दोनों महिलाएं समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान ब्लॉक प्रमुख रिंकेश यादव के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद गत एक सप्ताह के भीतर दोनों गुटों में कई बार गोलीबारी और मारपीट की घटना हो चुकी है। रिंकेश यादव की कुर्सी को चैलेंज दे रही हैं अनीता यादव। जब दोनों गुट अविश्वास प्रस्ताव के मतदान केंद्र पर पहुंचे तो वर्तमान ब्लॉक प्रमुख रिंकेश यादव ने अपने विरोधी प्रत्याशी अनीता यादव पर फर्जी मतदान करने का आरोप लगाकर उनकी पिटाई कर दी। उसके बाद फिर क्या था, पूरा मतदान केंद्र रणभूमि में तब्दील हो गया। वर्चस्व की लड़ाई मतदान केंद्र से निकलकर सड़क पर आ गई। उसके बाद का नजारा देखने लायक था। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, विश्वास प्रस्ताव के लिए मीटिंग चल रही थी। उसी मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई।
इसमें एसडीएम साहब ने हस्तक्षेप किया तो वहाँ से चले गए। बाहर ये लोग आए तो एक दूसरे पर हवाई फायरिंग करने लगे। इसके बाद पुलिस वहाँ पहुंची, आंसू गैस के गोले छोड़े और जिससे वो लोग तितर बितर हुए। इस समय मौके से भाग चुके हैं। मौके पर नहीं, अभी तक जानकारी में कोई हताहत की सूचना नहीं है। पहले भी फायरिंग हुई थी इनके, जिसका कि मुकदमा लिखा जा चुका है। उसमें भी कार्रवाई इन लोगों के विरुद्ध चल रही है। आज की जो घटना है इसमें भी मुकदमा लिखा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सत्ता की धुरी गांव बने और गांवों के विकास की कहानी ग्रामीण सत्ता से तय हो, कुछ ऐसा ही सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देखा था। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता के लिए सिद्धांत के साथ समझौता ही राजनीति की परिभाषा बन जाए तो गांव की राजनीति की तस्वीर शायद कुछ ऐसी ही होगी, जैसी ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज। तो ये तस्वीर थी औरैया की, जहां पर कुर्सी के लिए इस तरह से लड़ाई झगड़ा होता है, बंदूक और गोलियां तक चल जाती हैं। यूपी में छोटी छोटी बात पर तमंचे लहरा दिए जाते हैं। विवाद बड़ा हो या छोटा, गोलियां चल जाती हैं, पिस्टल चल जाते हैं। ये एक आम बात हो गई है। आपसी विवाद हो, सत्ता संघर्ष हो, हर बात पे गोली चल जाती है। ये लीला यूपी में अब आम होती जा रही है। यूपी, जिसे उत्तम प्रदेश बनाने का वादा किया था अखिलेश यादव ने, और इसी वादे पर भरोसा कर यूपी की जनता ने विधानसभा में सपा को पूर्ण बहुमत से सदन में पहुंचा दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यूपी उत्तम प्रदेश की जगह अपराध प्रदेश बनता जा रहा है। यूपी अवैध हथियारों की फैक्ट्री बनता जा रहा है, खासकर पश्चिमी यूपी जो गढ़ बन चुका है अवैध हथियारों का। देशी हथियारों के साथ विदेशी अवैध हथियारों की आमद और खरीद फरोख्त में पश्चिमी यूपी में खासी तेजी आई है। पुलिस और संबंधित विभाग इन हथियारों की रोकथाम में नाकाम साबित हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मांग के साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हथियारों की आमद हो रही है। यूपी में असलहों के लाइसेंस भी लोग खुद को रसूखदार दिखाने के लिए लेते हैं, और ये लाइसेंसी हथियार हर साल अकेले सैकड़ों जान ले लेते हैं। 2013 में प्रदेश के 720 लोगों की जान लाइसेंसी हथियारों ने ली। मतलब देश भर में कुल मौतों का 60% अकेले यूपी में लाइसेंसी हथियारों ने ली है। इस दौरान देश में 1203 लोगों की मौत हुई। कोर्ट में पेश हुए एक हलफनामे के मुताबिक पुलिस फोर्स से ज्यादा असलहे जनता के पास है। जहां फोर्स के पास 2,25,000 असलहे हैं, वहीं सूबे के आम लोगों के पास 11 लाख लाइसेंसी असलहे हैं। मतलब रसूखदारों के पास पुलिस से 5 गुना ज्यादा हथियार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गोलियों का आतंक फैलता जा रहा है। बात बात पर गोली चल रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल भी जुड़ चुका है। लखनऊ से हमारे साथ समाजवादी पार्टी से केसी जैन जी जुड़े हैं, आईजी अमिताभ ठाकुर जुड़े हुए हैं, कानपुर से बीजेपी के सत्यदेव पचौरी जी जुड़े हुए हैं, और कांग्रेस के भूधर नारायण मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी जैन जी, आप ही से बात कर लेते हैं। यूपी में ये क्या हो रहा है? छोटी छोटी बात पर अब गोलियां चलने लगी हैं, बम चलने लगे हैं। कहाँ है अब कानून व्यवस्था? देखिए, ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात कि अगर कहीं पे कोई घटना हो रही है जी, कोई घटना पुलिस के शासन के प्रशासन के संज्ञान में आती है तो उसमें त्वरित कार्रवाई होती है। अपराधियों को के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम भी किया जा रहा है। तो ये मनमानी या कोई गुंडागर्दी किसी की नहीं चल सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी व्यक्ति की, वो कोई भी क्यों ना हो, क्यों ना सत्ता दल से जुड़ा हुआ भी हो,
तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए। शासन प्रशासन को इस तरीके के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे रखे हैं जी, और त्वरित कार्रवाइयां जो होती है तुरंत दिखाई देती हैं। अच्छा, दिखाई देती हैं। चलिए हम आपसे ही जान लेते हैं कहाँ दिखाई दे रही हैं। देखिए तुलिका जी, आप कहीं पर भी देख लीजिए, जहां जहां पे भी इस तरह की घटनाएं हुई, हाँ, तो वो चाहे सांप्रदायिक घटनाएं रही हों या गांव मोहल्ले क्षेत्र की गली कूचे की घटनाएं रही हो, छोटी से लेके बड़ी घटनाओं तक आपने सब जगह पे देखिए त्वरित कार्रवाई हुई। और जो अभी आज की जो घटना दिखाई दी वहां पर औरैया की, जिसको अभी आप दिखा रहे थे टीवी चैनल पे, उसमें भी देखिए कि डीएम ने तुरंत उस पर कार्रवाई की है और कई पुलिस अधिकारी भी वहां से हटाए गए हैं, तो तत्काल कार्रवाई हुई है। चलिए, सत्यदेव पचौरी जी के खिलाफ केसी जैन जी जो कह रहे हैं कि तत्काल कार्रवाई होती है, एक उत्तम प्रदेश बनाने की जो बात अखिलेश यादव ने की थी वो लगातार बन रहा है। देखिए, तत्काल कार्रवाई जिन पे होनी चाहिए उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। कि आज जिन गुटों के बीच में झगड़ा हुआ, जिन्होंने खुलेआम राइफल से फायरिंग की अभी दिखाई गई, उन पे कार्रवाई हुई। आपने पुलिस अधिकारियों को हटा दिया, लेकिन पुलिस अधिकारी क्या करें, उनके हाथ बंधे हुए हैं। जिनके बल पर आप सत्ता में आए, जिनकी गुंडागर्दी से आप सत्ता में आए, वो आज गुंडागर्दी खुलेआम कर रहे हैं। अभी तक आप दूसरे दलों से लड़ते थे, आज अपने घर में ही अपनों से लड़ रहे हैं, और ये तो होना ही होना है। आज लड़ाई औरैया में हो रही है, अजीबमल में हो रही है, जिलों जिलों में होगी, इनके दल के लोगों के साथ होगी। दलों की बात नहीं है सत्यदेव जी, यहाँ पर बात यह है कि छोटी छोटी बात पे असलहे उठा लिए जाते हैं। लाइसेंसी हथियार इतने ज्यादा हो चुके हैं कि मतलब पुलिस फोर्स से ज्यादा लाइसेंसी हथियार यहाँ पर हैं। मतलब इतने ज्यादा हथियार हो चुके हैं वैध अवैध कि अब छोटी छोटी बात पर लोग हथियार उठा लेते हैं। गोली बम चलना एक आम बात हो गई है, क्योंकि उनको प्रशासन का कोई भय नहीं है। वो जानते हैं कि ऊपर से उनको संरक्षण मिला हुआ है, प्रशासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो निर्दोष लोगों के ऊपर करेगा। इसलिए पुलिस प्रशासन के और सरकार के संरक्षण के कारण ऐसा हो रहा है। बुधा नारायण जी, एक बहुत ही सोचनीय बात हो गई है कि जो हमारे फोर्सेस के पास जितने हथियार है उससे 5 गुना ज्यादा आम आदमी के पास हथियार है। जी, ये असलहे जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में आता है तो उनके तथाकथित कार्यकर्ताओं के नाम पर आवंटित होते हैं जी, और जब सपा की सरकार आती है तो ये रेवड़ी की तरह बांटे जाते हैं। इसकी जांच पड़ताल नहीं होती है कि जो असलहे का लाइसेंस अप्लाई कर रहा है इसका दुरुपयोग करेगा या सदुपयोग करेगा, क्योंकि असलहा जो है वो दिया जाता है सुरक्षा के लिए, ना कि हमले के लिए। और यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर अब देखते हैं सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके संरक्षण के कारण असलहे लेने वाले लोग लूटपाट, बलात्कार, हत्या जैसे जघन्य अपराध कर रहे हैं। और अभी केसी जैन साहब कह रहे थे पुलिस ये करती है वो करती है। आज ही के अखबार में मैंने पढ़ा, चीफ सेक्रेटरी इनके जो आलोक रंजन साहब हैं उन्होंने खुद इस बात को माना है कि अधिकारी कुछ दबाव में काम करते हैं। अगर अधिकारी दबाव में है तो निश्चित तौर पर न्याय नहीं कर पाएगा जनता के साथ। और जो लोग अधिकारियों पे दबाव बना के रखते हैं, यहाँ पर इतना दबाव रहा कि दुर्गा नागपाल को कहाँ से कहाँ भुगतना पड़ा। ऐसे कई उदाहरण हैं, कई बड़े बड़े अधिकारियों को अपमानित होना पड़ा और उनको एक खास दल के कार्यकर्ताओं ने अपमानित किया। इटावा का जो जिलाधिकारी है तो मैं समझता हूँ उसकी तो दयनीय ही दशा है जी। उससे ज्यादा दयनीय दशा उत्तर प्रदेश में किसी जिलाधिकारी की नहीं होगी जैसी इटावा के जिलाधिकारी की। जहां तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि वहां का एक एक कार्यकर्ता अपने को चीफ मिनिस्टर समझता है और सफाई का रहने वाला तो सुपर चीफ मिनिस्टर समझता है। और वहां पर आज कोई ये सोचे कि पुलिस कुछ करेगी, प्रशासन कुछ करेगा, बिल्कुल पंगु है। और ये व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त कर दी इन्होंने, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पचौरी साहब जो कह रहे थे मैं उससे सहमत हूं कि दल के लोग ही जब व्यवस्था खराब करेंगे, जिनको हमने सत्ता पाने के लिए संरक्षण दिया और आज सत्ता में आने के बाद फिर उस दल के लोगों में आपस में अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए टकराव हो रहा, तो क्या करेंगे अखिलेश यादव जी?
ये क्या करेगी सरकार, मेरे समझ नहीं आता है। अमिताभ जनता ठाकुर राम भरोसे। जी, अमिताभ ठाकुर जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या फिर हम खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हम ज़्यादा वो कर रहे हैं क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस वक्त अवैध हथियारों का एक गढ़ सा बन चुका है। देशी नहीं विदेशी भी अफगानिस्तान पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं, बड़े बड़े जखीरे बरामद किए जा रहे हैं, लेकिन इनको रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा रहा है। देखिए, यहाँ 2-3 मुद्दे हैं जी, जो हथियारों को लेके जो मैं समझ पा रहा हूँ। एक मुद्दा, जैसा आपने स्वयं कहा कि जो लाइसेंसी असलहे हैं लोगों के पास जी, वो भी पुलिस बल की तुलना में काफी ज्यादा हो गए जी, हैं। यह एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा अवैध असलहों का है। अवैध असलहे भी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मूलतः 2 तरह के माने जा सकते हैं। एक तो तमंचे किस्म के हैं जी, और दूसरे अत्याधुनिक किस्म के हथियार हैं। जी, तो जो पहला मुद्दा है कि जो असलहे लाइसेंसी असलहे दिए गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें अब एक पुनर्विचार होना आवश्यक है, क्योंकि जो पुलिस के पास जितने लाइसेंस हैं उनसे अधिक यदि जनता के पास है तो यह भी अपने आप में खास करके चिंता का विषय है। जी, 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 तो लाइसेंसी असलहों को देने की प्रक्रिया, जैसे कुछ लोग अभी कह रहे थे, हाँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैंने स्वयं अक्सर देखा है कि लाइसेंसी असलहे जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत होते हैं, कई बार वह इस आधार पर नहीं हो पा रहे होते कि किसी की आवश्यकता क्या है। वह आमतौर पर विधायकों का कोटा बन गया, उस कोटे के हिसाब से आपने अगर लाइसेंस बांट दिए तो निश्चित रूप से उसमें क्वालिटी नहीं रहेगी, और कई बार यह संभावना भी रहेगी कि हो सकता है किसी गलत व्यक्ति को मिल गया हो। तो एक तो लाइसेंसी असलहों के दिए जाने पर पुनर्विचारण की आवश्यकता है, और जिनको लाइसेंस बांटे गए हैं या दिए गए हैं उनका भी पुनर्अवलोकन किए जाने में, पुनरीक्षण किए जाने में मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है, बल्कि वो आवश्यक है। दूसरी बात कट्टों वाली है, और लेकिन जो सबसे गंभीर मामला है वो जो अत्याधुनिक हथियार हैं, हाँ। जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, जी, जी। तो जहां तक मैं समझता हूं यह बहुत ही सीमित संख्या में, लेकिन सीमित होने के बाद भी इनका खतरा बहुत इसीलिए ज्यादा है क्योंकि यह बहुत बड़े बड़े लोगों के पास, तमाम हम सुनते हैं, आप सुनते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो एक तरफ वो राजनीतिक चेहरा रखे हुए हैं, दूसरी तरफ अवैध असलाह, ये शानदार अवैध असलाह रखे हुए हैं जिनको हम लोग कई बार डॉन माफिया कहते हैं। हाँ। और उन जगहों पे अपेक्षित कार्रवाई की विशेष जरूरत है, क्योंकि ऐसे असलहे जिनके पास है वो वास्तव में समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं रायबरेली से, सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहेंगे आप। सुरेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए, हमारा संपर्क उनसे कट गया है। केसी जैन जी, दीपावली में जितने पटाखे बजे उससे ज्यादा आवाज अब इन हथियारों की आने लगी है। हम आपके सामने चाहे तो तस्वीरें भी रख सकते हैं, किस तरह से खुले आम लोग अवैध हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं आम जनता को डराने के लिए, एक दहशत पैदा करने के लिए। लोग अब बहुत आराम से दहशत पैदा करने के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है उनमें, जो कि इस वक्त काफी जरूरत है। अखिलेश यादव उत्तम प्रदेश बनाने में लगे हुए हैं, मेट्रो की बात करते हैं, परियोजनाओं की बात करते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन जहां पर उनको खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, जो आम आदमी से जुड़ी हुई चीज है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए तुलिका जी, बात जो आई है कि असलहे पुलिस बल से ज्यादा असलहे जनता के पास में हैं जी, और दूसरी बात यह है कि अत्याधुनिक असलहे हैं। तो अत्याधुनिक असलहे लोग जो आ रहे हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, उसमें तमाम सारे लोगों के पास गैर कानूनी असलहे भी हैं, गैर कानूनी ढंग से वो लेकिन उनको प्रदेश में आने से रोकने की जिम्मेदारी तो प्रदेश सरकार की है। मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय है, प्रदेश में वो अंदर आ रहे हैं, प्रदेश में कहीं से तो सप्लाई हो रहे हैं, उनको प्रदेश की सीमा के अंदर आने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आप पूरी बात तो सुनिए। अब आतंकवादी कैसे आ जाते हैं देश के अंदर? देश के अंदर आतंकवादी कैसे आ जाते हैं? अब आप जो है सैनिकों के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देंगी कि देश की सीमा की सुरक्षा में हमारे जो सैनिक कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, सैनिक की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो
ये जो लोग अपराधी हैं और हाँ। अपराधी किसमें जो लोग जुड़े होते हैं वो हर तरीके की काट कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं। और आप जब झारखंड बिहार में देखिए सीधे सीधे असलहे उसमें कहां से कितनी मात्रा में नक्सलियों के पास कितने अत्याधुनिक असलहे वहां पर हैं। केसी जैन जी, जो आप ये बात बोल रहे हैं ना कि कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, ये एक असहाय स्टेटमेंट है कि हम कुछ नहीं कर सकते, वो कोई ना कोई रास्ता निकाल के अंदर आ ही जाएंगे, हम चाहे जो भी कर लें, इसलिए छोड़ दो उनको उसी पर। जो बात तुलिका जी जो बात आपने कही, जी बोलिए केसी जैन जी। जी देखिए तुलिका जी, जो बात आपने दूसरी बात कही कि ये जो असलहे हैं पुलिस बल से कहीं ज्यादा असलहे जनता के पास में है। तो ये जनता के पास जो असलहे हैं, ऐसा नहीं कि सपा गवर्नमेंट आते आते, समाजवादी पार्टी की सरकार आते आते असलहे बांट दिए गए हों, ऐसा तो नहीं है। ये असलहे पहले से बढ़ते लगातार चले आ रहे हैं। पूरे असलहे आजादी के बाद से अब तक के जितने असलहे हुए लोगों को, सारे असलहे उसमें गिनती होती है। और अगर किसी को आवश्यकता है असलहे की जनता में, तो जनता के पास असलहे होना और पुलिस बल के पास असलहे होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पुलिस का सिपाही अगर एक डंडा लेके भी खड़ा हो जाता है तो 1000 जनता को कंट्रोल कर लेता है। इसका मतलब नहीं कि वो 1000 जनता है, एक सिपाही या एक दरोगा क्या करेगा। जिले में एक डीएम होता है, 1000 डीएम तो नहीं होते हैं, और लाखों लोगों की जनता को एक डीएम कंट्रोल करता है। अब आप कहिए कि लाखों लोगों की जनता एक बेचारा डीएम क्या करेगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। और जो असलहे की आवश्यकता है, असलहे की आवश्यकता अगर किसी को है, किसी को लाइसेंस इशू किया जाता है, वो सरकार द्वारा नहीं इशू किया जाता है, वो जिले का डीएम इशू करता है। ऐसा नहीं कि सरकार ने सीधे उसको इशू कर दिया, उस पर पूरी रिपोर्ट लगती है, 15-16 बिंदुओं की पॉइंट पे उस पर रिपोर्ट लगती है, उसके बाद में असला इशू होता है। लेकिन अमिताभ ठाकुर जी ने जो एक बात कही, वो बहुत ही अच्छी बात कही कि इसका पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। जो असलहे हैं जिनको इशू हो गए हैं, अगर वो कहीं पर भी गलत विधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करके, और साथ में अगर वो गलत काम उस असलहे का दुरुपयोग कर रहे हैं। चलिए, आपका कहना है कि डीएम करता है, सब करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, जो विधायकों के कोटे होते हैं, जो लाइसेंसों के विधायकों के कोटे होते हैं, उसका जमकर दुरुपयोग किया जाता है। सरकार के मंत्रियों के कोटे होते हैं, विधायकों के कोटे होते हैं, उस पर तो जवाबदेही सरकार की है कि उस पर भी नहीं है? उस पर भी आप किसी और के ऊपर टोपी पहना देंगे? जी ऐसा कुछ नहीं है तुलिका जी। विधायकों के मंत्रियों के कोटे हैं, तो हमें लगता है सिर्फ इसी सरकार में नहीं, किसी सरकार में ऐसा नहीं रहता होगा कि विधायकों और मंत्रियों के कोटे रहते होंगे। और हमारे बड़े भाई लोग बैठे हैं, मिश्रा जी बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सत्यदेव जी, ये बताएंगे कि इनकी सरकार में कितना कितना कोटा रहा है। चलिए इन्हीं से हम पूछ लेते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मंत्रियों का कोटा ज्यादा पहले बात कर लेते हैं। अगर कोटा रहता है तो जी, रायबरेली से सुरेंद्र हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, फिर हम इन लोगों के पास आते हैं। जी सुरेंद्र जी, संपर्क कर चुका है जी सत्यदेव पचौरी जी। देखिए, एक बात यह है कि किसी भी सरकार में असलहे का कोई कोटा फिक्स नहीं है। मैं 2.5 साल हो गए मुझे विधायक हुए, पहले मैं 1.5 साल विधायक रहा, मैंने एक भी लाइसेंस रिकमेंड नहीं किया किसी भी आदमी का। मेरे पास भी आज पता लगा लीजिए, न रिवाल्वर है न राइफल है। ये जरूरत किन लोगों को पड़ती है? जो गुंडाई करते हैं, जो समाज के लोगों को डराते हैं, अवैध जमीनों पे कब्जे करते हैं। और आज ये गुंडागर्दी अवैध असलाहों के कारण नहीं हुई, 2 गुटों के बीच में जो एक ही पार्टी के लोग हैं उनके कारण हुई है। सबसे बड़ी खराब शर्मनाक स्थिति है कि बगल में आज मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, वहां पर विदेशी लोग मेहमान के रूप में आए हुए थे, उनके बगल में ये घटना हुई है। इससे बड़ी शर्म की बात मुख्यमंत्री के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती। देखिए सत्यदेव जी, आप 2 चीजों को एक में मिक्स कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं सत्ता दल के लोग हैं, अगर सत्ता दल के लोग हैं फिर वो सत्ता दल के लोग के ऊपर क्यों कर रहे हैं अटैक? आप सीधे इस चीज को कहिए। जो औरैया की घटना है उसमें दोनों एक ही पार्टी के, आपकी पार्टी के लोग थे, दोनों गुट आप समाजवादी पार्टी के ही थे जो आमने सामने आ गए।
तुलका जी वही मैं कह रहा हूँ, अगर सत्ता दल की बात कर रहे हैं, घटना को समझ लीजिए, इसका तब मतलब जवाब सत्ता दीजिए। आपको घटना की जानकारी नहीं है, एक ही पक्ष के लोग हैं, एक ही पक्ष के लोगों में उसको घटना की जानकारी वही मैं कह रहा हूँ। अगर सत्ता दल की बात है आज का कि हम मुद्दा यहाँ पर ये उठा रहे हैं कि जी, अगर सत्ता दल वाली कोई बात इसमें है तो आपस में वो क्यों भिड़ते? अगर वो दोनों पावरफुल है तो आपस में क्यों भिड़ते? वही बात तो मैं कह रहा हूँ। सत्ता दल के लोग हैं तो अपना लाभ देखेंगे, अगर दूसरा व्यक्ति भी सत्ता दल से जुड़ा है तो अपना नुकसान करेगा। जगह जगह हो रही है, हर शहर में सत्ता के लोग केसी जैन जी, अगर आपको उस घटना के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है तो मैं आपको फिर से वो घटना और दिखा केवल सकती आप हूं। पार्टी को कोसने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोनों पक्षों पे तुरंत कार्रवाई हुई। अगर सत्ता दल पे इतना ही उनको गुमान था तब इनके ऊपर कार्रवाई क्यों हुई? लोगों के लाइसेंस क्यों रद्द हुए? एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज हुई? गोरखपुर से अनवर उल्ला खां, उनसे बात कर लेते हैं। जी अनवर उल्ला खां साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि सपा के नेताओं की तो आदत है सफाई देना जी। पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा है सब लोग देख रहे हैं। आपके प्रोग्राम के माध्यम से बहुत कुछ देखा लोगों ने। आज भी देखा साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से गुंडा राज इनका फैला हुआ है। हाँ। और समझ में नहीं आता है कि आखिर सपा सुप्रीमो अब हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सोच रहे हैं कि कैसे सुधार लाएंगे। इनके पास कोई रास्ता नहीं है। पुलिस बहुत ज्यादा मनबड़ हो चुकी है। पुलिस के बल पर ही गुंडे जो है गुंडागर्दी करते हैं और सरकार या पुलिस प्रशासन बिल्कुल रोकने में इनको बिल्कुल अच्छा में नेतागिरी के दबाव में समाजवादी पार्टी के नेता पूरी तरह से गुंडागर्दी पर आमादा हैं। और ऐसे में महामहिम राज्यपाल महोदय को चाहिए कि हस्तक्षेप करके इनको सरकार को भंग करने की सिपाही राष्ट्रपति महोदय से करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनवर उल्ला खां साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं।